स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके, hello everyone, welcome you all to the Sports Science Academy, and today we are going to study about linear kinetics, angular kinematics and kinetics. Right, so let's start with linear kinematics, है ना. लास्ट क्लास में हमने सारे डिफरेंसेस देखे थे यार, सारी चीज़ें देखी थी लीनियर काइनेटिक्स के बारे में. लेट्स हैव अ लुक वंस अगेन. लीनियर काइनेमेटिक्स में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे? राइट, हम पढ़ेंगे नॉर्मली डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म मोशन. राइट, अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात करूं तो हम इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसमें हम मोशन के बारे में जानते हैं विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स में. राइट, अगर मेन डिफरेंस देखें हम काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स का, तो उस दिन मैंने बताया था क्या होता है. यस, क्या होता है काइनेटिक्स और काइनेटिक्स में डिफरेंस? किसमें हम पढ़ते हैं कॉज ऑफ मोशन? यस, देखो अगर मेन डिफरेंस देखें हम काइनेटिक्स और काइनेटिक्स में, काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? हम डील करते हैं ब्रांच ऑफ मैकेनिज्म है जो फोर्स एक्ट इन ऑब्जेक्ट कॉज ऑफ चेंज इन द मोशन, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कॉज ऑफ मोशन, जो मोशन हो रहा है उसका कॉज क्या है. ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है उसका, तो हम ऑब्जेक्ट और फोर्स का रिलेशनशिप पढ़ते हैं. इसमें लॉज ऑफ मोशन आ जाएगा, कॉज ऑफ मोशन आ जाएंगे. इसमें हम ये सारी चीजें रीड कर रहे हैं कि फोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है. काइनेमेटिक्स में क्या होता है? काइनेमेटिक्स में हम क्या देखते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स. इसमें भी हम मोशन पढ़ते हैं, मोशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स. फोर्स का रिलेशनशिप नहीं देखते इसमें, कंसिडरिंग द फोर्स. एक तो ये मेन डिफरेंस हो गया. राइट, काइनेमेटिक्स में हम देखते हैं कि फोर्स के वजह से ऑब्जेक्ट में चेंजेस आया, ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स अप्लाई करेंगे कितना चेंजेस आएगा, ये सारी चीजें. वाइल इन केस ऑफ काइनेमेटिक्स वी आर जस्ट डीलिंग विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स. इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? पोजिशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें. किस पोजिशन पे क्या एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्पीड, डायरेक्शन, पाथवे, है ना, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, विदाउट डीलिंग विथ कॉज ऑफ मोशन. वी आर नॉट इंक्लूडिंग कॉज ऑफ मोशन. काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन इंक्लूड करते हैं, लॉज ऑफ मोशन इंक्लूड करते हैं कि कितना फोर्स से मोशन हुआ है, क्या रिएक्शन है, क्या एक्शन है, किस डायरेक्शन में फोर्स है. तो ये फोर्स से रिलेटेड है. ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स. तो काइनेमेटिक्स में क्या आएगा? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म मोशन. राइट, तो इसमें क्या आएगा? फॉर्म ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, और देखिए काइनेमेटिक्स के बारे में अगर हम और देखें तो क्या होता है काइनेमेटिक्स? स्टडी ऑफ शेप, पैटर्न, सीक्वेंसिंग, लीनियर मोमेंटम थ्रू टाइम विदाउट पर्टिकुलर रेफरेंस टू द फोर्स, डेट, कॉज और रिजल्ट फ्रॉम मोशन. राइट, विदाउट पर्टिकुलर फोर्स और रेफरेंस, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो जो भी लीनियर मोमेंटम, लीनियर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? लीनियर मूवमेंट इंक्लूड होगा. तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन में क्या चेंजेस आया, टाइम के रिस्पेक्ट में, शेप के रिस्पेक्ट में, पैटर्न के रिस्पेक्ट में, विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स. तो ये काइनेमेटिक्स है. डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथवे. आपने से 400 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, पर यहां से हो सकता है डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 50 मीटर का हो, तो जो शॉर्टेस्ट पाथवे है स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होगा. डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना. यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी. और क्या क्या सही, और कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटीज है? स्केलर क्वांटिटी में देखें तो स्पीड,
मास, एक मिनट, डेंसिटी लिखो, डेंसिटी, स्पीड, मास, प्रेशर, टेम्परेचर, राइट डाउन, एनर्जी, ये जो बोल रहा हूं लिखते जाओ। पावर, एंट्रोपी, वर्क, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। क्या क्या है वेक्टर क्वांटिटी में? डिस्प्लेसमेंट लिखो, वेलोसिटी, राइट डाउन, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, मोमेंटम फोर्स मतलब लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट, और क्या आएगा? थ्रस्ट और वेट, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये सारी चीजें। अब ये वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या है? वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द नॉर्थ, है ना, 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ, 60 मीटर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द साउथ, जो भी है, हम डिस्टेंस करते हैं, जो भी चेंजेस करते हैं, जैसे मोमेंटम है, फोर्स लगाया इन दिस डायरेक्शन, ड्रैग ए डायरेक्शन, इन सब का डायरेक्शन है। तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। इसकी मैं फोटो ग्रुप में भेज दूंगा, तो उसमें से निकाल लेना नोट्स। डिस्प्लेसमेंट का चेंज क्या होगा? नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। क्या होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की साइड है, डिस्प्लेसमेंट अप साइड है तो पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट डाउन साइड होता है तो नेगेटिव होता है। अब देखो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा? नेगेटिव होगा, इसलिए ये रूल है कि अगर डिस्प्लेसमेंट डाउन साइड है तो नेगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट अप साइड है तो पॉजिटिव होगा, राइट। स्पीड का मतलब पता ही है, स्केलर क्वांटिटी। टोटल आपने डिस्टेंस कितनी कवर करी, कितने टाइम में, ये स्पीड हो गया। हाँ, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी कितने टाइम में। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूं क्योंकि सिंपल चीजें और एक बार पढ़ चुके हम ये। वेलोसिटी, अब स्पीड में क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन रिस्पेक्ट टू टाइम, यह है वेलोसिटी। यहां पे ट्रेंगल का मतलब क्या होता है? चेंज, है ना। वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब चेंज इन वेलोसिटी में क्या होगा? अगर वेलोसिटी में देखो स्पीड में चेंजेस हुआ तो वेलोसिटी में अगर चेंजेस हुआ, वेलोसिटी में अगर चेंजेस देखने को मिला हमें, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ। अभी मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से व्हीकल चला रहा हूं, बाद में जाके 50 किलोमीटर की स्पीड से चला रहा हूं, तो ये क्या हुआ? वेलोसिटी में चेंजेस। तो ये क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ ना, पॉजिटिव चेंजेस मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चेंज इन स्पीड, चेंज इन मूवमेंट और चेंज इन डायरेक्शन बोथ। अगर डायरेक्शन में भी चेंजेस होता है तो वेलोसिटी में चेंजेस होता है, स्पीड में चेंजेस आएगा तो वेलोसिटी में चेंजेस आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? वेलोसिटी। और अगर चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम? एक्सेलरेशन। अगर वो पॉजिटिव साइड है तो एक्सेलरेशन, नेगेटिव साइड है तो रिटार्डेशन। एक्सेलरेट करना मतलब इस वेलोसिटी को बढ़ाना। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो भी चेंजेस आया उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, राइट। हम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेलोसिटी है, और अगर बाद में जाके देखें तो अगर हमने स्पीड बढ़ा दी 15, फिर कर दी 13 और 50, तो ये क्या हुआ? एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। टाइम इंटरवल के साथ में, पर्टिकुलर टाइम में, ये हमने 5 किलोमीटर चला रहे थे, 5 की स्पीड से चला रहे थे, फिर 15 की स्पीड से, फिर 25 की स्पीड से। तो रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंजेस हो रहा है उसके साथ में हम क्या कर रहे हैं? स्पीड को चेंजेस करते आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी को चेंजेस करते आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अगर फाइनल वेलोसिटी क्या है? अगर ज्यादा है, सपोज 50 है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10 है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा,
और अगर आपने स्टार्टिंग क्या करी, इनिशियल वेलोसिटी 20 है और फाइनल वेलोसिटी आपकी एंडिंग की वेलोसिटी कितनी 10 है, तो आपने क्या करा, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना, मतलब क्या, रिटार्डेशन है। स्टार्टिंग में स्पीड 20 थी तो एक्सेलरेट करना मतलब आपने क्या किया, रिवर्स कर दिया, आपने स्पीड को कम कर दी, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी। स्पीड को बढ़ाना मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करना। तो फाइनल वेलोसिटी अगर बढ़ी है इनिशियल वेलोसिटी से तो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर हमने स्पीड में कोई चेंजेस नहीं किया, 5 वेलोसिटी मेरी 5 किलोमीटर की थी, स्टार्टिंग में भी 5 की वेलोसिटी थी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं आया वेलोसिटी में, इनिशियल और फाइनल सेम है, तो v2 माइनस v1 करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। तो इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन विल बी जीरो, गॉट इट। बट इफ द वेलोसिटी में चेंजेस आया, आप स्लो वॉकिंग कर रहे थे, आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते गए, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर आपने क्या किया, स्पीड ज्यादा थी उसको कम करते गए, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, ये 3 कंडीशन है। एक और कंडीशन है, सपोज हमने डायरेक्शन चेंज करी, हम ऐसे चलते जा रहे हैं और हमने राइट टर्न ले लिया, तो उस केस में भी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। लेफ्ट टर्न ले लिया तो उस केस में भी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। जब भी डायरेक्शन चेंज करते हैं उस टाइम पे भी ये कंडीशन याद रखना, एक तो मोशन की स्पीड चेंज होगी और एक तो डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ और एक तो वेलोसिटी चेंज हुई। ये 2 फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं एक्सेलरेशन। कौन से 2 फैक्टर है, डायरेक्शन एंड चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है। अगर आपसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिसाइड द वेलोसिटी, तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट वन इज डायरेक्शन, सेकंड वन इज चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन क्या होता है, ये तो हमने पढ़ लिया है, कुछ खास नहीं इसमें। ना प्रोजेक्टाइल, अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का। अब प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किया एयर में वो प्रोजेक्टाइल है, उसको छोड़ के जो अपना फोर्स नहीं लगाता, जैसे फॉर एग्जांपल रॉकेट, रॉकेट क्या है, अपना फोर्स लगाता है, तो वो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, ये प्रोजेक्टाइल नहीं है। प्रोजेक्टाइल, रॉकेट क्यों फोर्स प्रोजेक्टाइल नहीं है, क्योंकि उसकी इंजन की वजह से वो एयर में है, उसका एक्स्ट्रा सोर्स है एनर्जी का। प्रोजेक्टाइल में सिर्फ 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर्स वेरिएबल इंफ्लुएंस करते हैं, एक तो ग्रेविटी और एयर रेसिस्टेंस। इन दोनों को छोड़ के प्रोजेक्टाइल में कोई फोर्स नहीं लगेगा। और अगर कोई थर्ड फोर्स लग रहा है, जैसे ये इंजन जनरेट कर रहा है थ्रस्ट, तो वो प्रोजेक्टाइल नहीं है। तो प्रोजेक्टाइल क्या है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एयर में रिलीज किया या मूव कर रहा है जिसमें सिर्फ 2 फोर्स लग रहे हैं, या तो वो एयर का रेसिस्टेंस हो गया या तो वो ग्रेविटी हो गई। ठीक है, जो भी प्रोजेक्टाइल है जो पाथवे कवर करता है, प्रोजेक्टाइल जो भी पाथवे कवर करता है उसको बोलते हैं ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री, जो प्रोजेक्टाइल जो भी पाथवे कवर करता है उसको बोलते हैं ट्राजेक्ट्री। इसकी ट्राजेक्ट्री ऐसी है, इसकी ट्राजेक्ट्री ऐसी है, इसकी ट्राजेक्ट्री ऐसी है। ठीक है, और जो वाला ट्राजेक्ट्री पैराबोलिक पाथवे कवर करेगा, मतलब इंक्लाइन करेगा, ऑब्लिक इस टाइप का, उसको बोलेंगे पैराबोलिक। ये पैराबोलिक शेप है जिसका एंगल सपोज 90 से कम रहा, ये वाला जो है ये पैराबोलिक नहीं है, ये स्ट्रेट गया और डाइनवर्ड आ गया, ये पूरा वर्टिकल ही है, ये पैराबोलिक पाथवे नहीं है। जो ऑब्लिक रहेगा, एक तो कंप्लीटली, देखो 3 टाइप के होंगे, एक तो कंप्लीटली ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा। ये क्या हो गया, वर्टिकल, ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, एक डाउनवर्ड हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। एक मिडिल का, ये वाला इंक्लाइन, तो ये वाला जो है ना, ये क्या है, पैराबोलिक पाथवे है। ठीक है, राइट। अब प्रोजेक्टाइल में क्या होती है, 2 कंपोनेंट होते हैं। सपोज हमने किसी बॉल पे फोर्स लगाया तो क्या होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, 2 कंपोनेंट होंगे,
है ना। अगर जो ऑब्जेक्ट, कौन कौन से दो कंपोनेंट है, किसी पे भी फोर्स लगाएंगे हम तो बॉल पे, तो वो एसी भी जा सकती है, एसी भी जा सकती है और एसी भी जा सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन है वर्टिकल का और हॉरिजॉन्टल का। अगर बॉल ऐसा गया तो, अगर बॉल हमने स्ट्रेट इन द स्काई फेंकी और वहीं वापस आ गई, तो इसमें मैक्सिमम 99, मतलब क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा है और हॉरिजॉन्टल जीरो है, समझ लीजिए। हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं है। कभी बॉल हमने ऐसी रोल करी, फेंकी, तो उस केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं इसमें। किसी बॉल को मैंने ग्राउंड पे ऐसे किया तो वो भी प्रोजेक्टाइल है। अगर मैंने उसको ग्राउंडेड में किक किया, अनलेस एंड अनटिल उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता एक्स्ट्रा, तो वो क्या होगा, कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल। पर हमने थ्रो ऑब्जेक्ट को ऐसे किया, ऐसे, तो इसमें दोनों कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट भी है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है प्रोजेक्टाइल का। दोनों कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, है ना। यहां तक क्लियर है सबको। किसी को फोर्स लगाते हैं हम, जैसे मैंने बॉल को ऐसे किक मारी, बॉल को ऐसे किक मारी, तो फोर्स का डायरेक्शन जरूरी नहीं पूरा ऐसा का ऐसा हो, फोर्स का ऐसा रहेगा, ऐसा। कभी बॉल ऐसे ट्रेवल कर रही है तो ये ऊपर की साइड भी जा रही है और इधर की साइड भी जा रही है ना बॉल। तो इस केस में क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है। पैराबोलिक वाले में देखें हम, पैराबोलिक मैंने क्या बताया, जो ऑब्लिक बनाता है, ऑब्लिक इस टाइप का, ठीक है, वो पैराबोलिक पाथवे हो गया, है ना। मतलब 90 डिग्री से छोटा, जैसे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 0 डिग्री है। अब इस बीच में जो भी रिलीज होता है, जैसे ऐसे, ये सब पैराबोलिक बनाते हैं, ये सब पैराबोलिक पाथवे बनाएंगे ये, ठीक है। अगर ये 90 या 90 से ऊपर रहता है तो नहीं होगा, 90 डिग्री है मतलब वो स्ट्रेट पाथवे बनाएगा, 0 डिग्री नहीं। तो मिडिल का जो पार्ट है क्या, ओब्लिक है, वो पैराबोलिक बनाएगा, है ना। तो अब इस केस में क्या है कि देखो, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों यहां पे, है ना। अब देखो यहां पे क्या होता है, जब कोई भी पाथवे बॉल ट्रेवल करती, एयर में ट्रेवल करती है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसमें इतना सिर्फ इफेक्ट होता है एयर रेसिस्टेंस का। हॉरिजॉन्टल बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, एयर रेसिस्टेंस का इफेक्ट होता है बस। पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना, उसमें क्या होता है, एयर रेसिस्टेंस के साथ में ग्रेविटी का इंफ्लुएंस भी होता है। एयर रेसिस्टेंस होना हो, ग्रेविटी का जरूर होता है, और ग्रेविटी का भी हो सकता है और एयर रेसिस्टेंस का भी हो सकता है, अगर वो ऊपर से आ रहा है तो स्ट्रेट, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे क्या है, जैसे बॉल ऊपर गई, ये बॉल ऊपर जा रही है, तो ये ऊपर जा रही है, यहां जा रही है, यहां जा रही है, यहां जा रही है, यहां जा रही है। अब इसके बाद में डाउनवर्ड होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, डाउनवर्ड होगा। तो यहां पे क्या होता है, वर्टिकल वेलोसिटी में चेंजेस देखने को मिलता है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है। समझ, ध्यान से सुनना, ये वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। जैसे मेरा पाथवे ऊपर गया, बॉल ये ऊपर जा रहा है, तो अभी ऊपर की साइड में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये एस्केलेशन। अब वापस डाउनवर्ड जाएगा, ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का। तो यहां पे क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी में चेंजेस देखने को मिल रहा है, पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता, वो इससे जा रही है फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। क्लियर है यहां तक सबको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। जो भी ऑब्जेक्ट हमने ऊपर फेंका मतलब वो कंप्लीटली वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है, ऑब्लिक में दोनों कंपोनेंट है, और वर्टिकल कंपोनेंट में ग्रेविटी का काफी चेंजेस देखने को मिलता है ना। देखो अभी देखते हैं, अब देखो प्रोजेक्टाइल हमारा किन चीजों पे डिपेंड करता है, जो भी ऑब्जेक्ट मैंने फेंका एयर में वो किन चीजों पे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, क्या क्या है, एक तो एंगल ऑफ रिलीज, एंगल के ऊपर, दूसरा रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट,
रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट, ये फैक्टर्स याद रखना, एग्जाम पॉइंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है, वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी, कितनी स्पीड से हम फोर्स लगा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं कोई ऑब्जेक्ट यहां से रिलीज कर रहा हूं, बॉल किक कर रहा हूं, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्या ट्राजेक्ट्री बनाएगा, कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, है ना, वो पूरा प्रोजेक्टाइल वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो किस एंगल से मैं फेंक रहा हूं वो, दूसरा रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट क्या है। रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट का मतलब क्या होता है, जो हम रिलीज कर रहे हैं, टेक ऑफ हाइट और लैंडिंग हाइट का डिफरेंस। लैंडिंग हाइट, रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट मतलब यहां से मैंने ग्राउंड से छोड़ा और यहां पे आया, सपोज ये बिल्डिंग के ऊपर आया, तो अलग प्रोजेक्शन हाइट होगी। ये इस केस में जीरो होगी, रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट क्या होगी, जीरो होगी। ग्राउंड से किक किया और ग्राउंड पे लैंडिंग किया तो रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट जीरो होगी, ये बताऊंगा अभी मैं। और थर्ड है वेलोसिटी। तो लेट्स सी वन बाय वन दिस 3 डिफरेंट वेरिएबल जो प्रोजेक्टाइल में इफेक्ट करते हैं, है ना। एक मिनट, हाँ जस्ट 1 मिनट, वाटर। यहां तक क्लियर है सबको? रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं देख लेने दो, उस दिन बंद हो गई थी। समझ पा रहे हो सब? ठीक है। अब देखो, अ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? अ प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी इन अ फ्री फॉल that is subject to only force of gravity and air resistance. Not all objects fly through the air are projectile. Just like aeroplane and rockets are not quantity as a projectile. What I told you, because they are influenced by force generated by engines. ठीक है? Horizontal and vertical component. Vertical component influenced by gravity. ठीक है, मैंने आपको बताया वर्टिकल क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ड्यू टू ग्रेविटी। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अभी रुको 1 मिनट, मेरे को थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं इसमें है क्या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में। एक मिनट, हाँ देखो, horizontal displacement of projectile is determined by initial horizontal velocity, initial vertical velocity, initial height, ये तो बता दूंगा मैं। in timing in the air determined by initial vertical velocity if height is 0। ठीक है, वही है, सेम है। चलो, तो अब बात करते हैं हम तीनों फैक्टर के ऊपर। सबसे पहले ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस देख लेते हैं, फिर आते हैं फैक्टर्स के ऊपर। स्क्रीन दिख रही है सबको? अब ग्रेविटी का क्या इन्फ्लुएंस होगा? ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस नोट इट डाउन, लिखो। किस पे इन्फ्लुएंस होगा ग्रेविटी का? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे? इन्फ्लुएंस ऑन, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो, इन्फ्लुएंस ऑन वर्टिकल कंपोनेंट, है ना, क्योंकि ऐसे जाता है तो वर्टिकल कंपोनेंट पे इफेक्ट होगा। ग्रेविटी एक्सेलरेटेड बॉडीज इन वर्टिकल डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, है ना। जी इज कांस्टेंट एंड अनचेंजिंग फोर्स डेट प्रोड्यूस अ कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। क्लियर है? ये ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होगा इसके ऊपर, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर। हॉरिजॉन्टल के ऊपर नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन इधर की साइड है, तो वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होता है। जब ये बॉल अपवर्ड जाती है, देखो ये जब यहां तक क्या है, देखो यहां तक क्या है, पॉजिटिव है, यहां तक पॉजिटिव वेलोसिटी है। उसके बाद में क्या होगा? नेगेटिव होगा। जो सेकेंड हाफ है पैराबोला का, पैराबोलिक पाथवे का सेकेंड हाफ है, ये नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, अपर की साइड में डायरेक्शन में जाएंगे डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव होता है और ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स नेगेटिव होता है।
तो यहां देखो इतना हाफ क्या है, पॉजिटिव है, इतना हाफ नेगेटिव है। तो जब अपवर्ड मूव करेगा, अपवर्ड अपवर्ड कोई सा ऑब्जेक्ट जाता है तो वो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड की साइड आता है तो नेगेटिव। और एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता ही है कितना होता है, -9.81। एस्केलेशन रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस साइज वेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, मतलब एस्केलेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। अब पीक में क्या होता है, यहां पे देखो, यहां पे पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो जब पीक हाइट आएगी तो क्या होगा, 0। कहां गया, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये ऊपर की साइड गया तो नीचे आने से पहले रुकेगा ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0। तो प्रोजेक्टाइल जब अपनी पीक हाइट पे, ये स्टेटमेंट से याद रखना, व्हेन प्रोजेक्टाइल रीच एट द पीक हाइट इट्स वेलोसिटी विल कम 0 एट द पीक दिस एज। यहां पे देखो, यहां पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, उसके बाद में रुकेगा, फिर वापस नीचे आएगा। व्हाट इज दिस, ये सारी चीज हमने पढ़ ली थी। As ball falls downward, speed progression increases because of influence of gravity. Okay, therefore direction downward, ball's velocity become progressively more negative. ये चीजें पढ़ ली। Now influence of resistance, influence of resistance, influence of projection angle, projection speed, ये जनरल सी चीजें हैं। सेकेंड फैक्टर है रेसिस्टेंस। हमने दो चीजें फैक्टर्स देखी थी, एक तो ग्रेविटी का और दूसरा रेसिस्टेंस का इफेक्ट। एक मिनट, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस। दो नेचुरल फैक्टर्स हैं और 3 अपने वेरिएबल्स हैं। दो नेचुरल फैक्टर क्या थे, स्क्रीन बंद हो गई क्या, एक मिनट। दो नेचुरल फैक्टर है, एयर रेसिस्टेंस और क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला मैंने, ग्रेविटी। और बाकी 3 फैक्टर्स क्या है, 3 फैक्टर्स क्या है, एंगल, रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट, और एक और क्या है बताओ, वेलोसिटी। तो ये पांचों फैक्टर हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने क्या देखा, इन्फ्लुएंस ग्रेविटी। अब हम देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ रेसिस्टेंस, दिस नेचुरल फैक्टर जो अप्लाई करते ही हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल के ऊपर, मैंडेटरी अप्लाई करते हैं। ठीक है, बस मैं 10 मिनट में इसको क्लोज कर रहा हूं, उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे आगे का और। स्क्रीन दिख रही है सबको, ओके। नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस। एयर रेसिस्टेंस का क्या इन्फ्लुएंस होता है ग्रेविटी के ऊपर और प्रोजेक्टाइल के ऊपर। देखो आपको मैंने बताया था कि ग्रेविटी के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट पे इन्फ्लुएंस होता है ना, और एयर रेसिस्टेंस का दोनों के ऊपर होगा, हॉरिजॉन्टल पे भी हो सकता है और वर्टिकल पे भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी का सिर्फ वर्टिकल पे ही होता है ना। एयर रेसिस्टेंस वर्टिकल पे कैसे होगा, अगर डाउनवर्ड फॉलिंग है ऑब्जेक्ट्स, जस्ट लाइक स्काई ड्राइवर, अगर ऑब्जेक्ट्स ऊपर से फ्लाई करते आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई, पैराशूट खोल लिया,
तो ये प्योरली वर्टिकल है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा एयर रेसिस्टेंस का इफेक्ट होगा, ठीक है। और अगर वैक्यूम में देखें, वैक्यूम कंडीशन में, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन एग्जैक्टली सेम थ्रू आउट द फ्लाइट। मतलब क्या है, देखो अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट्स को, ये ऑब्जेक्ट वैक्यूम है, इसने हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ये वैक्यूम है, मतलब कोई एयर नहीं है, वैक्यूम का मतलब नो एयर। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां जो था वो यहां पे सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, नो चेंज, बस वर्टिकल कंपोनेंट में आएगा चेंजेस, वर्टिकल कंपोनेंट में चेंजेस देखने को मिलेंगे वैक्यूम में। इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल वैक्यूम मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे सिर्फ एयर रेसिस्टेंस लगता था, एयर हमने हटा दी तो कोई चेंजेस नहीं आया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, है ना। और वर्टिकल कंपोनेंट में ग्रेविटी भी लगता है, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी होता है, प्लस एयर रेसिस्टेंस का इन्फ्लुएंस भी होता है, दोनों करते हैं इफेक्ट। ये पॉइंट याद रखना आप। मैं बोलूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज अफेक्टेड बाय ओनली एयर रेसिस्टेंस, while vertical component is influenced by both air resistance and gravity, क्योंकि हमने जब वैक्यूम में डाला तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम मिला। और वर्टिकल कंपोनेंट पे अगर हम बात करें इन रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ में देखें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे इफेक्ट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे इफेक्ट होता है क्योंकि एयर रेसिस्टेंस है ना। एयर रेसिस्टेंस वर्टिकल वेलोसिटी पे कैसे इफेक्ट होगा, जस्ट लाइक स्काई ड्राइवर, ऊपर से कूदेंगे जंप करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेसिस्टेंस इफेक्ट करेगा। गॉट इट, क्लियर है सबको ये पॉइंट। ये है अपना की समराइजेशन। देखो ये बहुत, ये पेन को क्या हो गया, क्लियर है यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंस प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी। अभी दो नेचुरल फैक्टर्स देखे थे हमने, एयर रेजिस्टेंस एंड ग्रेविटी। नाउ दिस थ्री फैक्टर्स, क्या क्या है थ्री फैक्टर्स, ये थ्री फैक्टर्स क्या क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन स्पीड, रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। अब ये देखो, ये समरी इधर देखो, ये लिख लो कॉपी में, फ्लाइट टाइम किस पे डिपेंड करेगा, मतलब टोटल फ्लाइट टाइम, अगर हम किसी भी पैराबोला को थ्रो कर रहे हैं तो जो फ्लाइट टाइम है वो किस पे डिपेंड करेगा। एक मिनट वो स्टार्ट कर दूं मैं, वन नोट, बताइए फ्लाइट टाइम किस पे डिपेंड करेगा। फ्लाइट टाइम मतलब क्या होता है कि वो कितनी देर तक फ्लाइट में है, एयर में है बॉल। यस, बताइए क्या दो फैक्टर्स हो सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी और एंगल, ठीक है। तो इसमें अगर हम इनिशियल वेलोसिटी एंगल के साथ अगर ऑब्जेक्ट का यूज करें तो, ऑब्जेक्ट मतलब सर, मतलब जो आपने बोला वो फ्लाइंग टाइम जो डिपेंड करता है वो ऑब्जेक्ट पे तो डिपेंड करेगा सर। मतलब एक मेरा बस पूछना चाहता हूँ आपसे, भी हुआ मेरा। अच्छा, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे एक तो हमने ले लिया कॉटन और एक ले लिया स्टोन, तो कौन सा पहले नीचे आता है, कॉटन या स्टोन। सेम वेट करेंगे तो स्टोन आया से सीधी बात है ना। तो इस केस में मतलब हमारी अगर डेंसिटी जैसे उसमें क्या होगा, सरफेस एरिया, ये जो हमने बोला, अब ये ऑब्जेक्ट क्या चीज़ से वेरी कर रहा है, क्योंकि ओके सर। मतलब ये सरफेस एरिया, दोनों का वेट अगर हमने 5-5 ग्राम लिया
पर कॉटन का सरफेस एरिया बड़ा रहेगा, वेट सेम रहेगा पर बड़ा रहेगा, तो उसमें एयर रेसिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, और अगर एयर रेसिस्टेंस ज़्यादा लगा तो उसका फ्लाइट टाइम ज़्यादा हो जाएगा। जिसका सरफेस एरिया ऑब्जेक्ट का कम है ना, उसमें एयर रेजिस्टेंस कम लग सकता है, तो वो डाउनवर्ड ज़्यादा होगा। वेट ऑफ उसका ऑब्जेक्ट का वेट, राइट, तो ये उसके अंदर आ जाएगा, ग्रेविटी के अंदर आ जाएगा और एयर रेजिस्टेंस के अंदर आ जाएगा। उस वे से ये वेरी कर सकता है। ओके सर। हाँ, अपन हम यहाँ पे 3 फैक्टर्स के हिसाब से देखें, तो 3 फैक्टर के हिसाब से क्या, 1 मिनट रुको, कहाँ गया? हाँ, ये रहा। ये है ना, ये रिफ्लेक्टर्स रे, 1 मिनट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो 3 फैक्टर्स के अलावा जैसे सर ने पूछा, उसमें ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो किस केस में डिपेंड करेगा? मास के हिसाब से डिपेंड, तो ठीक है, दोनों अगर हमने 2 ऑब्जेक्ट्स लिए सपोज बाय चांस, एक लिया हमने कॉटन और ले लिया स्टोन, तो दोनों का अगर वेट अगर सेम है तो वेट के हिसाब से देखें तो वेट का कोई इन्फ्लुएंस यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि वेट अगर सेम है तो दोनों को सेम टाइम पे पहुँचना चाहिए ग्राउंड पे। पर कॉटन का वेट कम है पर इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, एरिया लाइटर है ना, तो वो धीरे धीरे ड्रॉप करेगा। अगर यही कॉटन को हम स्टोन के बराबर सरफेस एरिया दे दे, कॉम्पैक्ट कर दे, उसको टाइट कर दे एकदम दबा के, और डेंसिटी अगर सेम कर दें, तो दोनों फिर सेम हाइट पे रीच होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो डेंसिटी है ना, लाइटर है, इस वजह से ये इसमें डिफरेंस आ सकता है ऑब्जेक्ट के इसमें से। बाकी दूसरे तीनों फैक्टर्स है, ये वाले फैक्टर्स हमारे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी एंड रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट, ये 2 फैक्टर्स है जो फ्लाइट टाइम को डिसाइड करेगा। क्लियर है? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा फ्लाइट टाइम होगा, मतलब जितना फोर्स हम लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उतना ज़्यादा फ्लाइट टाइम होगा, उतनी दूर तक वो रीच करेगा। सेकेंड है रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट। इसका मतलब क्या है? पहले रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट क्या होता है, राइट? आपको मैंने बताया था कल, रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट क्या होता है कि टेक ऑफ, मतलब टेक ऑफ, यहाँ पे हम टेक ऑफ वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ से रिलीज हुआ ऑब्जेक्ट, जहाँ से टेक ऑफ हुआ और जहाँ लैंडिंग हुआ, उसके कंपेयर में हाइट क्या है, वो रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट है। सपोज दोनों सेम है, टेक ऑफ और लैंडिंग सेम है, तो रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट क्या होगी? यस, क्या होगी? माइनस, नेगेटिव या जीरो? अगर टेक ऑफ और लैंडिंग सेम है तो रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट क्या होगी? जीरो होगी सर, है ना। और अगर देखो ये हाइट ज़्यादा है लैंडिंग की और ये टेक ऑफ के नीचे है, तो अब क्या होगी रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट? क्या होगी? प्लस या माइनस?
क्लास होगी सर। पक्का? यस सर पक्का, क्योंकि वो ऊपर से कर रहे हैं ना। ये देखो नीचे, ये होगा माइनस, यही देखो, अब यही तो डिफरेंस है। अब तुमको क्या करना है, अब यहाँ पे देखो एमसीक्यूज में यही चीज़ें थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। अगर हाइट क्या है, ये नीचे वाला देखो, थर्ड वाली कंडीशन, थर्ड कंडीशन देख रहे हो? सर जो थर्ड वाली होगी उसमें नेगेटिव होगी और सेकंड वाली में हाँ, तो मैंने तो थर्ड वाली का ही पूछा ना अभी, कि अगर नीचे से हम ऊपर को साइड ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, जो हमारा लैंडिंग है वो ऊपर है तो नेगेटिव होगा, और अगर ऊपर से नीचे की साइड ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो थ्रोइंग का, जैसे ये देखो आप एग्जांपल देख सकते हो, है ना, ये क्या है, रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट, ऊपर से नीचे की साइड फेंक रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है? ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें है ना। गॉट इट? तो इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट। मैंने आपको 3 कंडीशन बता दी रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट की, रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट बता दिया। तो फ्लाइट टाइम हमारा डिसाइड करेगा इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी और रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट। अब यहाँ चीज एक ध्यान रखो, वर्टिकल वेलोसिटी दी है, पर कौन सी? वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल, है ना। अब यहाँ पे प्रोजेक्शन हाइट क्यों डिसाइड करेगा? क्योंकि अगर हमने देखो ये हाइट ऊपर की साइड है और यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल किया तो जल्दी लैंडिंग हो गया, पर इसी केस में अगर प्रोजेक्शन हाइट यहां पे रहती तो और एक्स्ट्रा फ्लाइट टाइम होता ना, ये वाला भी। समझ पा रहे हो कंडीशन? तो इस वजह से फ्लाइट टाइम इसकी वजह से डिपेंड करेगा। यहां पे लैंडिंग हो गई है, अगर यहां पे लैंडिंग नहीं होती तो यहां पे और इतनी डिस्टेंस और कवर कर सकता था, ये वाली डिस्टेंस और कवर कर सकता था वो ऑब्जेक्ट। गॉट इट? तो ये इसकी वजह से क्या हुआ, फ्लाइट टाइम कम हो गया ना। सेकेंड है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिलेटिव वर्टिकल प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट, और दूसरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल पे डिपेंड करेगा। ये वर्टिकल था, ये वाला वर्टिकल है, तो वर्टिकल पे साथ में रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट। तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में कॉमन है रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट कॉमन है। तीनों में रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट कॉमन है। डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का की वजह से, वर्टिकल में वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से। और फ्लाइट टाइम में याद रखना, फ्लाइट टाइम, अब ये पॉइंट याद रखने का है। यहां पे की पॉइंट आपको क्या लग रहा है, यूनिक क्या लग रहा है, कि फ्लाइट टाइम डिपेंड ऑन प्रोजेक्शन हाइट। तो तीनों में कॉमन है, चलो ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी, गॉट इट? वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है फ्लाइट टाइम, ये आपको याद रखना है, स्टार। बाकी आरपीएच तो तीनों में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन एंगल, है ना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अफेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, गवर्न द शेप ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्राजेक्टरी। अब देखो कैसा प्रोजेक्टाइल होगा आपके एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 70 डिग्री, हर किसी से अलग अलग। तो ये ट्राजेक्ट्री जो पाथवे है वो डिसाइड करेगा एंगल के ऊपर, है ना। साइज ऑफ ट्राजेक्ट्री अफेक्ट द प्रोजेक्शन स्पीड, प्रोजेक्शन स्पीड के ऊपर भी साइज डिपेंड करेगा। साइज मतलब कितनी दूर जा रहा है। एंगल तो यहाँ पे सेम है, 30 है, पर ये अगर हमने स्पीड ज़्यादा लगाई तो ये 30 यहाँ तक आ सकता है। गॉट इट? एंड ट्राजेक्ट्री शेप डिपेंड ऑन प्रोजेक्शन एंगल। क्लियर है? जो ट्राजेक्ट्री का शेप है, ट्राजेक्ट्री का शेप एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। एंगल के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? ये सपोज मैंने 90 डिग्री फेंका तो ट्राजेक्ट्री का शेप ऐसा हो जाएगा। मैंने 20 डिग्री फेंका तो ऐसा ट्राजेक्ट्री का शेप हो जाएगा। मैंने 45 डिग्री फेंका तो ट्राजेक्ट्री का शेप ऐसा हो जाएगा। तो ट्राजेक्ट्री का शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंगल के ऊपर। ठीक है, ट्राजेक्ट्री का शेप
और ट्राजेक्ट्री का साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है? यस, ट्राजेक्ट्री का साइज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बताओ, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्पीड, स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। स्पीड याद रखना, क्या बोल रहा हूं मैं? ट्राजेक्ट्री का शेप एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा और ट्राजेक्ट्री का साइज स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। शेप क्यों डिपेंड करेगा? मैंने उसको 90 डिग्री फेंक दिया तो ऊपर से नीचे स्ट्रेट, 45 डिग्री फेंका तो ऐसा, ये शेप हो गया। साइज मतलब कितनी स्पीड से फेंक रहा हूं। अगर मैंने 30 डिग्री में कम फोर्स लगाया तो यहां से यहां तक गिर गया ऑब्जेक्ट, वही 30 डिग्री में मैंने ज़्यादा फोर्स लगाया तो यहां से यहां तक आ जाएगा। तो ये जो साइज है ट्राजेक्ट्री का, ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, जैसे मैंने बता दिया आपको, ऑब्लिक वाली ट्राजेक्ट्री को क्या बोलते हैं? जिसका एंगल 0 से 90 डिग्री रहता है उसको बोलते हैं पैराबोलिक। जो भी ट्राजेक्ट्री जिसका एंगल लेस देन 90 है और मोर देन 0, मतलब 89 से लेके 1 के बीच में समझ लो, ऐसा वो क्या है? पैराबोलिक है। अगर वो 90 डिग्री हो गया तो वो पैराबोलिक नहीं रहेगा। ठीक है? और जो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होता है, जैसे हमने स्ट्रेटली यहां से ऐसा फेंक दिया किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो हाफ पैराबोला रहेगा, हाफ। क्योंकि आधी डिस्टेंस तो हमने यहां से जो पीछे वाली वो तो डिटेक्ट कर दी ना, कम कर दी ना, ये पूरा ले सकता था। प्रोजेक्शन स्पीड, प्रोजेक्शन स्पीड क्या होता है? ये डिसाइड क्या करेगा? कितना साइज हो या फिर हाइट हो। प्रोजेक्शन स्पीड क्या डिसाइड करेगा? ज़्यादा स्पीड लगाई तो ज़्यादा साइज कवर करेगा। अगर मैं वर्टिकली पूरा फेंक रहा हूँ, वर्टिकल बॉल को ऊपर एयर में फेंक रहा हूँ, तो मैंने ज़्यादा स्पीड अगर लगाई, ज़्यादा फोर्स लगाया, ज़्यादा स्पीड से अगर ऊपर जाएगा तो ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, हाइट ज़्यादा डिसाइड करेगा। ठीक है? तो ये है प्रोजेक्शन स्पीड, कितनी स्पीड से कितनी वेलोसिटी हम रिलीज कर रहे हैं फेंकते टाइम। शॉर्ट पुट फेंक रहे हैं, ज़्यादा स्पीड है तो ज़्यादा दूर तक जाएगा शॉर्ट, फोर्सफुली फेंकेंगे तो। प्रोजेक्शन स्पीड ये रहा। ठीक है? तो व्हेन द प्रोजेक्टाइल एंगल एंड अदर फैक्टर आर कांस्टेंट, अगर हम सारी चीज़ें कांस्टेंट कर दें तो प्रोजेक्टाइल स्पीड डिटरमाइन द लेंथ एंड द साइज ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल है स्पीड, वो लेंथ एंड साइज डिसाइड करेगा कि कितना कवर करेगा प्रोजेक्टाइल, इतना या और ज़्यादा, है ना। और वर्टिकल केस में कितनी हाइट कवर करेगा। तो आप देख सकते हो डिफरेंट, यहाँ पे मैंने सेम एंगल पे फेंका पर अलग अलग स्पीड है, 10 मीटर पर सेकेंड 20 की स्पीड से वेलोसिटी से, और यहाँ पे 30 की वेलोसिटी। सेम एंगल पे डिफरेंट वेलोसिटी है। ठीक है? तो देखो ये रेंज का डिफरेंस आ गया। रेंज का मतलब क्या होता है? जहाँ से रिलीज हुआ वहाँ से लैंडिंग हुआ, उनके बीच का डिस्टेंस, टोटल रेंज हॉरिजॉन्टली, ये रेंज है। इसका रेंज का फॉर्मूला क्या है? कैसे निकाल सकते हैं रेंज कैसे निकाल सकते हैं? हाउ टू फाइंड रेंज? यस एनीवन? अगर आपको पूछ लिया जाए हाउ टू फाइंड रेंज, मैंने ग्रुप में भेजा है शॉर्ट नोट में, एक पीपीटी भेजा था ना। देखो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे निकाल सकते हैं? R इज इक्वल टू रेंज फॉर R, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय G, ये फॉर्मूला है। राइट डाउन। क्लियर है? ये रेंज का फॉर्मूला है। गॉट इट? अगर आपको सुनो कभी ये निकालना हो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, और भी चीज़ें हैं जैसे वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग ऑब्जेक्ट, कैसे निकालोगे? वर्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालोगे? लिख लो, फॉर्मूलाज लिख लो। वर्टिकल वेलोसिटी, फिर आते हैं हम उसके ऊपर। वर्टिकल वेलोसिटी निकालना है किसी भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट की, क्या निकालोगे? V² 2G
चेंज इन वाई, ये वाई क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, ये जी क्या है, ग्रेविटी है, ये आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वी आई मतलब देखो वी आई मतलब या तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या आती है उसकी, वी आई हो जाता है ना। और क्या क्या बताना है आपको इसमें, टाइम निकालना हो तो इफ फाइंड इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इफ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी एंड द लेंथ ऑफ टाइम इंटरवल इज नॉन, फाइनल निकालना हो तो, नहीं ये वाला ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला है, ये काम का नहीं है। हाँ आपको ये अगर निकालना हो एवरेज एस्केलेशन, कैसे निकालते, देखो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, एस्केलेशन कांस्टेंट है ना, तो ग्रेविटी के हिसाब से एस्केलेशन क्या होता है, जीरो, जीरो नहीं मतलब 9.81, तो यहाँ ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा, ठीक है। तो एस्केलेशन क्या होता है आपको मैंने बताया था, वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने फाइनल वेलोसिटी क्या थी, पहले थी 5 किलोमीटर पर आवर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर मैं 50 की भागने लग गया, तो 50 माइनस 5, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये थोड़ा सा आने लग गया इसलिए देख लो थोड़ा सा एग्जाम में, हम ज़्यादा फिजिक्स में नहीं जा रहे, ये बेसिक से चीज़ें हैं। तो ये देखो ये एस्केलेशन है, इधर इज इक्वल टू जी हो जाएगा ना, ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये मैंने क्या बताया, ये इक्वल है एस्केलेशन इज इक्वल टू जी, क्योंकि एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है ना, यही आएगा ना इसका वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हमें कुछ भी निकालना हो तो हम इसके फॉर्मूले की वजह से निकाल सकते हैं। सपोज हमें निकालना हो वर्टिकल फाइनल, तो क्या हो जाएगा, वी आई प्लस जी चेंज इन टाइम, तो ये फाइनल निकालना हो, फाइनल वेलोसिटी ये निकाल लेंगे इससे। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस ग्रेविटी, जी 9.8 हो जाएगा 81 इंटू टाइम, बस प्लस ही करना है, सिंपल है ना ये, क्लियर है, इसको लिख लो, बस वैल्यू डालनी रहती है, सिंपल सी चीज़ है। देखो इसमें वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी दे दी मेरे को, इनिशियल वेलोसिटी दी 5 प्लस 9.81, ठीक है, इंटू टाइम दे दिया आफ्टर 5 सेकेंड, बस इसको सॉल्व कर लो, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ये हमेशा क्या रहेगा, 9.81 रहेगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ये दो चीज़ें दी रहेगी बस, ठीक है। ये लिख लो, टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो है ना ये वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, वर्टिकल, याद रखना वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट हमने ऊपर से बॉल को फेंका तो 5 सेकेंड बाद में कहाँ जाएगा वो, वेलोसिटी कितनी होगी, ये फॉर्मूला, क्लियर है, समझ पा रहे हो। बाकी के और फॉर्मूले मैं ग्रुप में भेज दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है और बेसिक्स हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं जाना है, बेसिक्स देखने हमें, ये तो बेसिक्स ही है ये सब चीज़ें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम कहाँ पर थे, हाँ तो हमने देखा था वेलोसिटी, प्रोजेक्शन, ऑप्टिमम प्रोजेक्शन कंडीशन, ये हमने देख लिया था, रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट, ठीक है, स्पीड देख ली थी हमने, चेंज होगा स्पीड में, रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट आपके बारे में आपको मैंने बता दिया, है ना। जब सेम रहेगा तो जीरो होगा, बास्केटबॉल की तरह आप नीचे से ऊपर की साइड थ्रो कर रहे हो तो नेगेटिव होगा, बास्केटबॉल में क्या करते हो, ग्राउंड पे रहते हो और ऊपर की साइड कम हाइट से ज़्यादा हाइट पे फेंकते हो तो नेगेटिव है, रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट। शॉर्टपुट में क्या करते हो, मैंने आपसे सपोज मैंने डायरेक्टली ऐसा पूछ लिया क्वेश्चन आपसे, इन केस ऑफ बास्केटबॉल रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, योर आंसर विल बी इन बास्केटबॉल शॉट, योर आंसर विल बी यस नेगेटिव। इन केस ऑफ शॉर्ट पुट
रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट विल बी पॉजिटिव। तो ये अलग अलग कंडीशन से भी आ सकता है एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है ऑप्टिमम प्रोजेक्शन कंडीशन। अब देखो सबसे बेस्ट अगर हम डिसाइड कर रहे हैं कि थ्रोइंग जाएगा शॉर्ट पुट में, तो उसमें वर्टिकल कंपोनेंट हमें कम लेना चाहिए। वर्टिकल कंपोनेंट इन द सेंस कि अगर हम 45 डिग्री से थोड़ा कम एंगल पे फेंकेंगे, तो 45 डिग्री से अगर कम फेंकेंगे तो क्या होगा कि वर्टिकल कंपोनेंट कम हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कंपेयर में। तो शॉर्ट पुट का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा देखने को मिल सकती है। When the velocity is constant, greater relative projection height translate to longer flight time and greater horizontal displacement of the projectile. ऑप्टिमम प्रोजेक्शन कंडीशन, जब सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होती है जब रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट 0 हो, मतलब ग्राउंड पे से हाइट लेके हम ग्राउंड पे किक कर रहे हैं, लैंडिंग भी ग्राउंड पे ही हो रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा 45 डिग्री में कवर होगा। बट इन केस ऑफ रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट इज मोर और वी कैन से पॉजिटिव लाइक शॉर्ट पुट, तो लेस देन 45 डिग्री लेना चाहिए ताकि उसमें वर्टिकल कंपोनेंट कम हो जाए। और रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट अगर नेगेटिव रहती है तो उसमें हमें मोर देन 45 फेंकना ही पड़ेगा, जैसे बास्केटबॉल हो गया। तो रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट के साथ में एंगल में चेंजेस होता है, किसी एंगल पे फेंकना है हमें। शॉर्ट पुट का फेंक रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो एंगल कम होगा, यहाँ पे एंगल कम होगा। और बास्केटबॉल क्या देखें तो हमें डाउनवर्ड से ऊपर जा रहे हैं तो 45 डिग्री से ऊपर फेंकना पड़ेगा उसके लिए, ऑप्टिमम के लिए। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट चेंज होती है एंगल के साथ में, ओ सॉरी रिलेटिव एंगल चेंज होता है रिलेटिव प्रोजेक्शन हाइट के साथ में। ऑप्टिमम कंडीशन आपको बता दिया मैंने। अब देखो कुछ कुछ कंडीशंस है जो लॉन्ग जंपर से 18 to 27 डिग्री तक करते हैं, स्काई जंप 4.6 to 6 डिग्री, हाई जंप वाले 40 to 48, शॉर्ट पुट बेस्ट ऑप्टिमम एंगल 36 to 37। लेस है क्यों? क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट कम कर दिया जाए। तो ये था हमारा काइनेमेटिक्स, लीनियर काइनेमेटिक्स। अब हम पढ़ेंगे लीनियर काइनेटिक्स। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड स्टार्ट अगेन।